आज हम आपके लिए हिंदी की क्लास लेकर आए और इस हिंदी की क्लास में कंप्लीट हिंदी पढ़ाई जाएगी और हिंदी जो सब्जेक्ट है वो अच्छे लेवल में समझाया जाएगा और साथ साथ में इसके जो सिलेबस की बात की जाए हिंदी का बहुत ही शॉर्ट सिलेबस है और प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं में ये यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आने की पूर्ण संभावना रहती है अगर जहाँ भी हिंदी पूछी जाती है। तो हिंदी में हम जो पहला टॉपिक लेंगे वो लेंगे संधि और संधि को इंग्लिश में बोलते हैं ज्वाइन। अब ये संधि क्या होती है? तो संधि का मतलब होता है या संधि का जो अर्थ होता है वो होता है मेल। अब ये मेल क्या होता है? यानी जब हमारा जो संधि है वो दो वर्णों के मेल को हम क्या कहते हैं? तो दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। तो संधि क्या है? दो वर्णों के मेल को ही हम संधि कहते हैं। और संधि जो है इसमें ये संधियां 3 प्रकार की होती हैं। पहली संधि है स्वर संधि, दूसरी है व्यंजन संधि और तीसरी है विसर्ग संधि। अब देखना है कि स्वर संधि हमारी क्या होती है, कहाँ पर हमारी स्वर संधि रहेगी। तो देखो दो वर्णों के मेल को हम क्या कहते हैं? तो संधि कहते हैं। तो जो पहला प्लस के पहले स्वर होना चाहिए और प्लस के बाद भी स्वर होना चाहिए, यानी प्लस के पहले और प्लस के बाद भी अगर हमें स्वर मिलता है तो वहां पर कौन सी संधि होगी? स्वर संधि होगी। व्यंजन संधि जो होगी प्लस के पहले स्वर भी हो सकता है और प्लस के बाद में व्यंजन हो, या फिर प्लस के पहले व्यंजन हो और प्लस के बाद स्वर हो, या फिर प्लस के पहले व्यंजन हो और प्लस के बाद व्यंजन हो। तो वहां पर हमारी कौन सी संधि होगी? तो वहां पर हमारी व्यंजन संधि होगी। और विसर्ग संधि उसे कहेंगे जब हमें प्लस के पहले क्या मिल जाए? विसर्ग मिल जाए। इस तरीके से दो डॉट मिल जाए तो उसी को क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। तो वहां पर कौन सी संधि होगी? तो वहां पर विसर्ग संधि होगी। अब जो स्वर संधि होती है, स्वर संधि को भी 5 प्रकार से विभाजित किया जाता है, क्लासिफिकेशन किया जाता है। पहली होती है दीर्घ संधि, दूसरी जो संधि होती है वो होती है गुण संधि, और तीसरी जो होती है वो होती है वृद्धि संधि, और चौथी यड़ संधि, और पांचवी होती है आयाम संधि। यानी इतने प्रकार के स्वर संधि होती है। तो स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? तो स्वर संधि 5 प्रकार की स्वर संधि होती है। तो अब इन 5 प्रकार में हम कैसे पहचानेंगे कि दीर्घ संधि क्या है हमारी गुण संधि, और क्या है वृद्धि संधि, क्या है यड़ संधि, और क्या है अयादि संधि। अब पहली संधि आती है, कौन सी संधि? तो ये है दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि की कंडीशन क्या है कि यानी जो दीर्घ शब्द है, दीर्घ वर्ण है, वो अगर मिलते हैं वहां पर हमारी कौन सी संधि होगी? तो दीर्घ संधि होगी। अब दीर्घ कौन कौन से हैं? तो आ, ई और तुम्हारा ए, ऐ, ओ और औ। ये कैसे वर्ण हैं? तो ये हमारे दीर्घ वर्ण कहलाते हैं। तो दीर्घ वर्ण कहलाते हैं तो जहां पर इन शब्दों का शब्द मिले वहां पर दीर्घ संधि होगी। अब दीर्घ संधि में अगर देखा जाए, अगर इसका एक सूत्र डेवलप किया जाए तो हम सूत्र इस तरीके से डेवलप कर सकते हैं। आ, ई, ए, ऐ, ओ, औ, अं। अब इसे एक बॉक्स में क्लोज कर लेते हैं और इसको विभाजित कर देते हैं फर्स्ट और उ, ए, ऐ, ओ, औ और अं। अब इसे क्या कर देते हैं? विभाजित कर देते हैं। अब यहाँ पर एक शब्द और है, वर्ण है ऋषि। तो इसे यहाँ तक डिवाइड कर दो और इसको यहाँ तक, और इसे नंबर दे दो, या इसे ए नाम दे दो, इसे बी नाम दे दो,
इसे सी नाम दे दो और इसे डी नाम दे दो। तो ए और बी जो ग्रुप है, ए और बी ग्रुप में क्या है कि एक नंबर है, तो कह सकते हो प्लस के पहले अगर आ मिल जाए और प्लस के बाद में भी आ मिल जाए तो ये दोनों छोटे वर्ण मिलकर एक बड़े वर्ण का क्या कर देंगे, निर्माण कर देंगे। और ये जो मात्रा इसकी होगी, ये मात्रा प्लस के पहले वाले अक्षर पे लगेगी। और अगर प्लस के पहले आ मिले और ये आ मिले तो ये भी कन्वर्ट हो जाएगा बड़ा आ। यानी कह सकते हो दीर्घ संधि है जब हमारे समान स्वर मिले। तो जब समान स्वर मिले और वो समान बड़े वर्ण में क्या कर देंगे, वो परिवर्तित कर देंगे, बड़े वर्ण में परिवर्तित कर देंगे, तो वहां पर हमारी कौन सी संधि होगी, तो स्वर संधि होगी। अब स्वर संधि का एक एग्जाम्पल लेकर समझते हैं कैसे क्या होगा। तो एग्जाम्पल अगर स्वर संधि का लिया जाए तो स्वर संधि में दीर्घ संधि जैसे भोजन प्लस आलय। अब भोजन प्लस आलय क्या बनेगा, ये हम बचपन से पढ़ते आए कि भोजन प्लस आलय क्या होता है, भोजनालय होता है। लेकिन वास्तविक कैसे भोजनालय बना, इस चीज को समझना है। तो प्लस के पहले क्या है, ना है, और ना क्या है, एक व्यंजन है। और व्यंजन जो होते हैं वो स्वतंत्र वर्ण नहीं होते हैं, क्योंकि वर्ण नहीं होते हैं, क्योंकि जो व्यंजन होते हैं वो स्वर की सहायता से व्यंजनों का निर्माण होता है। तो जो ना है, ये ना बना है आधा ना और इसमें छुपा है आ, तब जाके ये कहीं पूरा ना बनता है। अब इसी तरीके से देखना है कि प्लस के पहले क्या है, तो प्लस में छुपा है प्लस के पहले आ और प्लस के बाद भी छुपा है क्या, बड़ा आ। तो ये दोनों किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, अपने ही वर्ण के बड़े में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो प्लस के बाद वाले का महत्व खत्म हो जाता है और ये मात्रा जो है वो प्लस के पहले लगेगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया भोजनालय। इसी तरीके से अगर देखना है हिम प्लस आलय होता है, तो यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर तुम्हारा आ है, यहाँ क्या है, बड़ा आ है, दोनों ने मिलकर क्या बना दिया, बड़ा, और इसका महत्व खत्म हो गया, क्या बन गया, हिमालय। यानी हिम प्लस आलय मिलकर क्या बना, हिमालय। अगर इसके तीसरे एग्जाम्पल की बात की जाए तो तीसरा एग्जाम्पल हम इसका अगर लें तो तीसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं सत्य प्लस असत्य। सत्य प्लस असत्य ले सकते हैं, यानी सत्य प्लस और असत्य क्या क्या कौन सा शब्द बनेगा। तो देखो यहाँ क्या है आ और यहाँ क्या है आ है, यानी प्लस के बाद भी आ और प्लस के पहले भी आ, और दोनों ने मिलकर किसका निर्माण कर दिया, बड़े आ का। मात्रा किस पे लगेगी, प्लस के पहले वाले वर्ण पर लगेगी। तो ये क्या हो जाएगा, सत्या सत्य। यानी सत्य प्लस असत्य मिलकर क्या बनता है, सत्या प्लस असत्य बनता है। अब इसी तरीके से हमें देखना है अगला एग्जाम्पल चौथा, नर प्लस अधम। नर प्लस अधम मिलकर क्या बनाएंगे, तो यहाँ भी आ है, यहाँ भी आ है, ये दोनों कन्वर्ट हो जाएंगे बड़े आ में। इसका महत्व खत्म, ये क्या हो जाएगा, नरा प्लस धम। तो ये बना नरा प्लस धम। अब ये तो थे आ से। अब देखते हैं जो ग्रुप ये क्या है, तो कह सकते हो ये ग्रुप 1 के थे। प्लस के पहले ग्रुप 1 मिल जाए और प्लस के बाद ग्रुप 1 बन जाए, या ए मिल जाए, ए माना था, तो प्लस के बाद में ए मिल जाए और प्लस के पहले ए मिल जाए, तो वो वहां पर कौन सी संधि होगी, तो वहां पर स्वर संधि होगी। अब देखते हैं दूसरे वर्ड में, दूसरे ग्रुप जो था हमारा, दूसरे ग्रुप में था ई और ई। प्लस के बाद ई या ई मिल जाए और प्लस के बाद में ई या ई मिल जाए, तो ये दोनों किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो बड़ी ई में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब इसका एग्जांपल अगर पहले देखते हैं, नदी प्लस ईस। दूसरा एग्जांपल इसका है कपि प्लस ईश्वर। तीसरा एग्जांपल अगर इसका देखा जाए तो अभि प्लस इष्ट। और चौथे एग्जाम्पल की बात की जाए तो देवी प्लस इच्छा।
देवी प्लस इच्छा। अब देखते हैं नदी प्लस ईश मिलकर क्या बनेगा, कवि प्लस ईश्वर मिलकर क्या बनेगा, और अभि प्लस इष्ट मिलकर क्या बनेगा, देवी प्लस इच्छा मिलकर क्या बनेगा। तो देखो यहाँ पर मात्रा है किसकी, इस वाली ई की, तो ये हो गई ये वाली ई, और यहाँ भी क्या है, यही वाली ई है, और इसने मिलकर क्या बना दिया, बड़ी ई में कन्वर्ट हो गया। तो ये क्या हो गया, इसका महत्व खत्म हो गया, इसने बना दिया नदी, नदीस, क्योंकि इसकी मात्रा कहाँ लगेगी, तो प्लस के पहले वाले वर्ण पर, और प्लस के पहले वाले वर्ण पर इसकी मात्रा लगी हुई है, इसलिए डबल मात्रा हम नहीं लगाते हैं, या रूल नहीं है डबल मात्रा बनाने का। जैसे यहाँ पर भी ई है और प्लस के बाद भी ई है, इसने मिलकर क्या बना दिया, ये वाली ई बन गई। अब देखो यहाँ पर ई मात्रा बड़ी की है, तो प्लस के पहले वाले पे लगेगी, प्लस के बाद वाले का वर्ण का महत्व समाप्त हो जाता है, तो ये क्या बन जाएगा, कपि प्लस स्वर, यानी कपि प्लस स्वर बन जाएगा कपीश्वर। अब इसी तरीके से हमें अभी देखना है, तो ये बन जाएगा अभी है, तो ये बन जाएगा प्लस के पहले वाले वर्ण पर लगेगी मात्रा, तो ये हो जाएगा अभीष्ट। इसी प्रकार से ये हो जाएगा देवी, देवीच्छा, यानी इसका महत्व खत्म, इसका खत्म, और मात्रा कहाँ लगेगी, बड़ी पे, इस पे प्लस के पहले वाले पे ऑलरेडी लगी है, तो ये क्या बन जाएगा, देवीच्छा। अब इसी तरीके से हमें अगला देखना है, जहां पर प्लस के पहले उ आ जाए या उ आ जाए और प्लस के बाद में भी यही शब्द आ जाए, तो ये अपने आप को बड़े में कन्वर्ट कर देंगे, यानी इसमें, और इसकी मात्रा कैसे लगेगी, इस तरीके से मात्रा लगती है। और पहला एग्जाम्पल अगर इसका ले तो होता है सरयू प्लस उर्मी, और ये अब यहाँ देखो ऊ है, यहाँ भी ऊ है, ये मिलकर क्या बन जाएंगे, बड़े में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसकी मात्रा कैसे लगती है, इस तरीके से। और यहाँ पर ऑलरेडी लगी है, तो हमें मात्रा लगाने की आवश्यकता नहीं है, इसका काम समाप्त। तो ये क्या बन गया, सरयूर्मी बन गया। अगर तीसरे एग्जाम्पल की बात की जाए, जैसे ले लेते हैं लघु प्लस उत्तर, यहाँ पर है मात्रा छोटे की, और यहाँ भी छोटा है, ये मिल जाएगा बड़ा, और इसकी मात्रा लगेगी, ये मात्रा यहाँ पर छोटी है, तो अब की बार हो जाएगा बड़ी मात्रा लगेगी। क्यों, क्योंकि अपने आप में ये जब समान वर्ण होते हैं, तो अपने ही वर्ण के बड़े वर्ण में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसका अगला एग्जाम्पल लघु प्लस उत्तर हो गया, लघुत्तर। अब मान लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल वधु प्लस उत्सव। अब यहाँ भी बड़े उ की मात्रा यहाँ छोटे उ की अपने आप में कन्वर्ट हो जाएगा बड़े में, तो इस अब बड़े की मात्रा लगेगी कहाँ, प्लस के पहले, ये इसका काम क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, और ये क्या हो जाएगा, वधु सब। यानी ये है समान वर्ण, और समान वर्ण ही अपने बड़े वर्ण में कन्वर्ट होता है, इसीलिए यहाँ पे क्या कहलाती है, ये दीर्घ संधि है। अब अगला जो इसका पॉइंट है, अगर प्लस के पहले री मिल जाए और प्लस के बाद में भी री मिल जाए, तो ये अपने आप में री में ही कन्वर्ट होता है, और री का मात्रा होती इस प्रकार से। तो अब एग्जांपल लेते हैं पितृ प्लस ऋण, पितृ प्लस ऋण। अब यहाँ ऑलरेडी मात्रा लगी है, इस वजह से हम री की मात्रा इस पे नहीं लगा सकते, क्योंकि डबल मात्रा नहीं लगती है कभी भी, तो ये क्या बन जाएगा, पित्राण। इसी तरीके से अगला लेते हैं मात्र प्लस ऋण, तो ये हो जाएगा मात्राण। तो इस तरीके से ये दीर्घ संधि थी। अब ये कौन सा ग्रुप था, तो ये ग्रुप था 2+2, तो कह सकते हो दीर्घ संधि कहाँ पे होगी, तो दीर्घ संधि जब पहले ग्रुप यानी प्लस के पहले वन ग्रुप का मिल जाए और प्लस के पहले ग्रुप का मिल जाए, तो वहां पर क्या होगा, वहां तुम्हारी होगी दीर्घ संधि। और प्लस के पहले बी ग्रुप मिल जाए, प्लस के बाद बी ग्रुप मिल जाए, तो वहां पर भी क्या होगी, वहां भी तुम्हारी क्या होगी, दीर्घ संधि ही होगी। इस तरीके से दीर्घ संधि समाप्त हुई, और दीर्घ संधि समाप्त होने के बाद अगली जो संधियां होंगी वो अगले वीडियो में आपको पढ़ाई जाएंगी। इसी प्रकार अच्छे से समझ के पढ़ना है।